हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता कैसे है। तो सबसे पहली बात, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो डिवाइडेड होता है तीन पार्ट में। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, और फिर होता है इंटरव्यू। ठीक है। तो प्रीलिम्स का दो पार्ट होता है। सबसे पहला होता है एक पेपर, जो कि ये वाला पेपर है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर वन। ठीक है। फिर होता है पेपर टू, जो कि जिसको ज्यादातर हम लोग बोलते हैं सी सैट। सी सैट क्या होता है कि उसमें बस हम नॉर्मल 10th या 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि बस बेसिक इंटेलिजेंस चेक करते हैं ना। उसके बाद आता है मेंस। मेंस का पेपर होता है दो लेवल का। दो चीजें होती है, सबसे पहले लैंग्वेज और फिर होता है उसके बाद जीएस प्लस ऑप्शनल। ठीक है। लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और जीएस और ऑप्शनल के पेपर से आपको एक्चुअली इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। फिर जब आप ये में जीएस और ऑप्शनल में अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू मिलता है। तो हम एक एक करके सारी चीजों का एक बार संज्ञान लेंगे कि क्या है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। एंड फिर उसके बाद अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर वन। इसमें होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स और इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। फिर है जनरल इश्यूज ऑन environmental इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइजेशन। फिर है जनरल साइंस। तो इसमें एक और बात है कि डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द पेपर, कि पेपर कैसा आएगा। ट्राई टू सी कि हमें कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना, बट डोंट ट्राई टू थिंक दैट पिछले साल जैसा पेपर आया था इस साल भी उतना आएगा। नो वन नोज, इस फ्रैंकली स्पीकिंग नो वन नोज पेपर कैसा आएगा, सो गिव योर बेस्ट। फिर इसके बाद आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स का पार्ट टू, जिसको हम लोग बोलते हैं सी सैट। बेसिकली दिस इज सी सैट। नाउ ये होता है comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability. This is not मतलब इतना कोई बहुत हा लेवल का पेपर नहीं होता, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें बस आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 33%। उसके बाद आपका एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है दूसरा पार्ट। अब आ गया कि जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया जिसका एक कट ऑफ होगा, दोनों क्लियर करना पड़ता है। एंड बाय द वे, प्रीलिम्स के पेपर में पार्ट वन से मेरिट बनता है, एंड पार्ट टू इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब इससे आपको रैंक वैंक या फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, ये आपको क्वालिफाई करोगे। अगर आप क्वालिफिकेशन मार्क्स है 80 एंड आपने 81 ले आए और किसी ने 150 ले आए, तो इट डजेंट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। इसमें मेन बात है कि अगर इसका कट ऑफ है 72, तो आके 73 भी आ गए तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। सो दीज आर बेसिकली ऑफ दैट नेचर एग्जाम। बट हाँ, आप इसमें क्वालिफाई हो गए, कट ऑफ प्रीलिम्स का पार्ट वन का कट ऑफ कुछ भी है, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको पार्ट टू करना ही पड़ेगा क्वालिफाई। अगर आप पार्ट टू क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका पार्ट वन चाहे क्वालिफाई हुआ हो या ना हुआ हो, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर पार्ट टू क्वालिफाई हो गया, पार्ट वन ही क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो तो अपने आप नल नल एंड वॉइड है। फिर आता है लैंग्वेज का पेपर, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा नंबर लाने हैं, एंड देन यू विल क्वालिफाई द पेपर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सबसे पहला पेपर जो चेक होता है वो लैंग्वेज का ही पेपर चेक होता है। फिर उसके बाद आते हैं मेंस की पेपर चेकिंग के बाद। ठीक है। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि आप इसका पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, या फिर ये अगर मैं अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तो फिर
ये इसका कोई मतलब नहीं है, वो चेक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिकॉज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, एंड इट आल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न कि 1% से ऊपर लाना है, डजेंट मैटर आप कितना ऊपर लाओ। ठीक है। फिर आता है पेपर वन, ऐसे। ऐसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। इट माइट बी एनालिटिकल वाला पार्ट, इट कैन बी फिलोसॉफिकल, इट कैन बी लॉजिकल, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क दैट, can you comment on the current mentality of the people? At the same time, they can ask that what is art? तो ये दोनों चीजें होती हैं पेपर वन के ऐसे में, कि they can ask anything. It doesn't have to be related to UPSC syllabus or not. Like syllabus as in the rest of the materials that we are discussing. नाउ कमिंग टू होता है पेपर टू, जिसमें तीन चार मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, फिर आता है हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली अगर मैं बोलूँ तो ये पेपर बहुत ज्यादा, इसका सिलेबस ही सबसे बड़ा होता है मेरे हिसाब से, पॉलिटी और इसका, इन दोनों का पेपर सिलेबस ही सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे कि क्या है ये। सबसे पहला है इंडियन कल्चर। सो आई विल डू इट थ्रू लेजर। सो सबसे पहले है, हाँ, सबसे पहले इंडियन कल्चर विल कवर द, इंडियन कल्चर विल कवर द salient aspect of art forms, salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times, modern Indian history from about the middle of the 18th century. 18th century का मतलब 1750s के आसपास, it is not 1850s, it is 1750, until the present, significant events, personalities and issues. The freedom struggle, its various stages and important contribution from different parts of the country. Post-independence consolidation and reorganization within the country. History of the world will include events from 18th century such as Industrial Revolution and World Wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophy like communism, capitalism, socialism, etc. and their forms and effect on the society. इसके बाद आएगा salient features of Indian society and diversity of India. फिर आता है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, urbanization, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society. फिर उसके बाद आएगा सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये सब के बाद आता है salient features of world's physical geography, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features, including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effect of such changes. तो अगर आप इस चीज को पूरी तरीके से अगर आप देखोगे कि ये सिलेबस कैसे प्रिपेयर्ड है, तो यू विल रिमेम्बर, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि देखो, दीज थ्री थिंग्स आर रिलेटेड। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले लोग कहाँ पे आए? सबसे पहले लोग आए अफ्रीका में। ठीक है। मतलब इट्स अ थ्योरी दैट ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। इट मे बी रॉन्ग और ये, बट मेरे को नहीं पता। But this is a commonly accepted theory that modern humans came from Africa, and from there they migrated to different parts of the globe. अब आप इसमें देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको जियोग्राफी वर्ल्ड की जानना जरूरी है। ठीक है। जब वो दूसरी जगह माइग्रेट किए, तो कोई चले गया माउंटेन्स में, कोई चले गया डेजर्ट में,
कोई चले गया एकदम आइसी जगह पे, कोई चले गया ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल है, बहुत ज्यादा रेनफॉल है। तो अगर आपकी कंडीशंस अलग है, तो फिर आपका कल्चर भी तो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह है जहाँ पे रेगिस्तान है, बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, ठीक है, क्या आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी डाइट में ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसे भी ऐसे चीजें होंगी जो कि जिनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा वाटर डिमांड करता है? नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे अबंडेंस है किसी भी चीज का, तो उनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा। एट द सेम टाइम, अगर आपके पास रिसोर्सेस अलग अलग हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेस अलग अलग हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ द ज्योग्राफी दैट यू लिव इन, ठीक है, तो आपकी कंडीशंस भी अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग सोचते हैं कि डेजर्ट में क्या रिसोर्स है। डेजर्ट में सबसे बड़ा रिसोर्स यही है कि आपके पास आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सोलर पैनल वहां पे लगाए जा सकते हैं, ये लगाया जा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स कि आपका क्या रिसोर्स है। डेजर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी और को भी वहां पे इन्वेजन प्लान करना है, तो उसको अपना पूरा सप्लाई लेके आना पड़ेगा। अब उसको अपना वाटर, अपना खाना, हर चीज लेके आना पड़ेगा। वो डेजर्ट में तो नहीं ले सकता, तो इसका एक एडवांटेज भी है। सो लोग पानी के कमी होने के बावजूद भी वहां मूव हो गए, क्योंकि उनको लगा कि बाकी लोगों से कम खतरा होगा। एट द सेम टाइम ये सेम लॉजिक आइलैंड्स में भी होता है कि अगर कोई आइलैंड है तो वहां पे अटैक होना कम होता है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ये सिलेबस को एनालाइज करोगे, पेपर को एनालाइज करोगे, तो सबसे पहली बात आप ये देखोगे कि जो जियोग्राफी है, अब वहाँ मत ज्योग्राफी का मतलब कोई इंसान कहाँ रहता है, वहाँ की कैसी कंडीशंस हैं, वहाँ पे किस तरीके के रिसोर्सेस होते हैं, उनसे उनका कल्चर, हिस्ट्री और बहुत चीजें, कल्चर डिसाइड होता है, ठीक है, उनका रहन सहन, वो कैसे रहेंगे, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। अब कमिंग टू हिस्ट्री, यहाँ पे कैसे लिंक होता है? अब मान लो जियोग्राफी है, किसी के पास कोई एक ऐसा रिसोर्स है, मान लो कोई कंट्री के पास अबंडेंट एरेबल लैंड है, और कोई एक और कंट्री है जिसके पास अरेबल लैंड नहीं है, तो वो इसको इन्वेड करने की कोशिश करेगा। एंड इसका काम होगा कि इससे बचे, या कुछ ऐसा पावर बनाए कि ये ना कर पाए। सो इसी से हमारा सब चीज डिफाइन हुआ है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग हैज इट्स लिंक टू वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई ये सब चीजें एक पेपर में लिंक होगी। एंड यू विल फाइंड दिस थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी कि भाई एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे, अगर आप ये पॉइंट नोटिस करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या इफेक्ट करती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेट सी बात है, इफेक्ट करती है उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जो पॉपुलेशन रह रही है, उसकी एक्सेस, उसका वेल्थ, कि भाई किसी जगह पे बहुत ज्यादा वेल्थ है। क्यों वो बहुत ज्यादा वेल्थ है? क्योंकि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे अम, खेती हो सकती है, खेती हो सकती है तो लोग खेती करके अपना पालन पोषण कर सकते हैं। और पास में अगर ओशियन है तो ट्रेड कर सकते हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स अफेक्ट। तो दी और फिर अगर ये ट्रेड हो सकता है तो वो पूरी दुनिया से ट्रेड करेगा। दुनिया से ट्रेड करेगा तो हर कोई अच्छा तो होता नहीं है, कोई ये भी सोचेगा कि मैं यहाँ पे जाके कब्जा कर लूं, मैं इसको क्यों पैसा दूं किसी चीज का, मैं बस इसको बेचूं। तो फिर वो कॉलोनाइज करेगा, और जब वो कॉलोनाइज करेगा तो उसका अलग से चेंजेस होंगे उनकी हिस्ट्री और उनके कल्चर में। एंड दैट्स वाई ये सारी चीजें आपको एक पैकेज में दी गई हैं, ताकि ये पेपर में आप लिंक कर पाओ कि एवरीथिंग इज रिलेटेड। वास्को डी गामा सबसे पहले गोवा आया था, वो सबसे पहले राजस्थान क्यों नहीं आया? क्योंकि वो शिप पे था। मतलब हाँ, मजाक की बात है ये तो। सो कमिंग टू जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज इज basically composed of governance,
कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसका पार्ट होता है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, functions and responsibilities of the union and states, issues and challenging pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to the local level, and challenges there. फिर आएगा उसके बाद separation of powers between various organs and dispute redressal mechanism and institutions. Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. फिर उसके बाद है Parliament and state legislature. Structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these. फिर उसके बाद आता है structure, organization and functioning of the executive and judiciary. उसके अंदर आप पढ़ेंगे ministries and departments of the government, pressure groups and formal or informal association and their role in the polity. Salient features of the representation of People's Act. फिर उसके बाद आएगा appointment to the various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of the various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. ये इसका सिलेबस है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी बहुत सारी लिंकेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक देश कैसे चलेगा वो डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज in turn created by the people, and people are affected by several other things, and these things in turn decide कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। बहुत देश होते हैं जिनमें आप गन खरीद सकते हो बहुत आराम से, बट कई कंट्रीज में गन आप खरीद ही नहीं सकते, चाहे आप पे कितना भी खतरा हो या कुछ भी हो जाए, आप आर्म्स खरीद ही नहीं सकते। तो वो दोनों देशों ने ये क्यों डिसाइड किया कि एक जगह गन होगा और एक जगह गन नहीं होगा? इट कम्स डाउन टू देयर हिस्ट्री, कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ है। किसी देश को ऐसा लगता है कि भाई उनके टाइम पे जनता ने आवाज उठाई और जनता को दबाया ना जाए, तो उसके कारण उनके पास ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वो अलाउ करती है। किसी देश को ये लगता है कि हमारे हिस्ट्री में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने बंदूक उठा के और मारपीट करके की है, तो वो अलाउ नहीं करते। दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली डिसाइड कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इवोल्यूशन, अब मान लो किसी कंट्री पे इन्वेजन हो गया, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कंट्री कभी इन्वेड हो सकती है। वही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात थी ही नहीं वॉर में, कि वॉर में हम कैसे डील करेंगे, कि वॉर को हम कैसे डील करेंगे। जब उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो फिर उन्होंने इवॉल्व किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उन्होंने बनाया। ऐसे ही करके अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज का एक रीजन है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों होनी चाहिए? अगर सेम आदमी कानून बनाएगा, कानून को इम्प्लीमेंट करेगा और उसके इम्प्लीमेंट ना होने पे सजा सुनाएगा, तो वो तो अपनी मन मर्जी कर सकता है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही आदमी तीनों चीज करे डिक्टेटरशिप में, लेकिन ये होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां पे किसी चीज का कोई वैल्यू थोड़ी है। ठीक है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स, ये किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर हम लोग देखें तो ये सब भी अपने आप में रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से ये पॉइंट रिलेटेड है। फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज का भी अपना रोल है। ये सारी चीजें का लिंक बनाना बहुत जरूरी है। एक कंट्री में, नॉर्थ कोरिया जैसे एक कंट्री है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो कैसा होगा? ऑब्वियसली इट वुड बी सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्सन के इर्द गिर्द वो कॉन्स्टिट्यूशन घूमेगा, या एक फैमिली के इर्द गिर्द वो कॉन्स्टिट्यूशन घूमेगा। बट अगर हम लोग देखें कि भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ताकि किसी का गलत ना हो, किसी भी सोशल ग्रुप का गलत ना हो, किसी भी इंडिविजुअल का गलत ना हो, किसी भी स्टेट का गलत ना हो। सेंटर के क्या पावर्स हैं, स्टेट के क्या पावर्स हैं,
सो इट इज अ होलिस्टिक व्यू, कि ऐसा भी नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से आप देखोगे चीजों के, तो उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीजों को कंसिडर करके बनाया गया है कि एक स्टेट का क्या रोल होगा। स्टेट एज इन जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ऐसे टाइप के। फिर होता है अपना सेंटर का क्या रोल होगा। फिर हमारे में एक और चीज आती है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इनका क्या रोल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पीपल का क्या रोल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शंस का क्या रोल होगा, एंड व्हाट आर द चेक्स एंड बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल, देयर इज गवर्नमेंट, देन देयर इज कोर्ट्स, जजेस, जुडिशरी। अगर गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी और गवर्नमेंट ही उस कानून के ना पालन ना होने पे उसका सजा देगी, तो सबसे पहली बात, इसमें दो दिक्कतें आती हैं। इसमें पहला दिक्कत है कि भाई, अगर एक आदमी ही, मान लो उसने एक कानून बनाया एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम थिंग, तो क्या वो ओवरबर्डन नहीं हो जाएगा? क्या इस पर्टिकुलर इंसान में इतनी कैपेसिटी है कि ये 24 घंटे में दोनों काम एक साथ कर सकता है? क्योंकि कानून बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है, कानून का पालन करवाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये दोनों चीजें एक आदमी तो नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि दिस इज ओवरबर्डनिंग। दूसरी बात ये है कि इसका मिसयूज भी तो हो सकता है ना। कि यार, अगर आप देखोगे कि कोई इंसान है, अगर उसको मैं बोल दूं कि यार तू बैंक का मैनेजर है, एट द सेम टाइम तू जो वो बैंक है उसका सीईओ भी है, तो उसका ट्रस्टी भी है, तो उसका अकाउंटेंट भी है, तो उसका एम्प्लॉय भी है, एवरीथिंग इज यू। सो अगर वो इंसान अच्छा हुआ तो कुछ नहीं होगा, बैंक विल परफॉर्म गुड, इट विल परफॉर्म बेटर देन अदर बैंक्स जहां पे ये सब सिस्टम नहीं है। बट अगर वो इंसान गलत निकल जाता है, तो जितना परफॉर्मेंस हुआ है पिछले 10 साल, 20 साल या 40-50 साल में भी, वो 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है। सो इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं। तो आप अगर ये सिलेबस को देखोगे, सो इट फोकसेस ऑन दीज थिंग्स कि हाँ भाई, हमारा स्टेट, हमारा गवर्नमेंट कैसे चलता है, स्टेट्स कैसे चलती हैं, हमारे लोग कैसे हैं, उनको क्या राइट्स हैं, उनको क्या अधिकार हैं, उनके कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एवरीथिंग। एंड इट इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ फॉर चेंजेस। लाइक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड नहीं है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसी कारण होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे चेंज होता है। तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जो कि पहले बार लागू हुआ था, और आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। कई चीजें ऐड हुई हैं, कई चीजें रिमूव हुई हैं, एंड इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन। अगर हम आने वाले 50 साल में भी देखेंगे, तो बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। बट हाँ, कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता। कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इन वन लाइन, every people, everyone should be happy, they should have justice, they should have their representation. This is the core. Like, आप कुछ core चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, यू कैन नॉट चेंज इट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। आप किसी की जिंदगी जीने का हक थोड़ी छीन सकते हो। लाइक, दिस इज द राइट दैट पीपल हैव। नाउ दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज फोकसिंग मोर on a holistic view, at the same time maintaining a core which is necessary to give structure to the country. Moving on, ये सेम पेपर का है, which is government policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. फिर उसके बाद आता है development processes and the development industry. The role of NGOs, SHGs, self-help groups, that is, various groups and associations, donors, charities, institutions, and other stakeholders. Welfare scheme for vulnerable section of population by the center and states, and the performance of these schemes. Mechanism, laws, institution, and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. For example, अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लें, अगर सबके लिए सेम कानून होगा,
तो क्या अगर हम लोग एक सिंपल चीज माने कि एक लड़का है जो कि 21 साल का है, एक इंसान है जो कि 8 साल का बच्चा, तो क्या इन दोनों के लिए सेम कानून होना चाहिए? एक 8 साल का बच्चा तो कभी भी बीच रोड पे जा सकता है, चल सकता है, बट इज दिस एक्सेप्टेबल फॉर अ 21-year-old मैन? इट इज नॉट. It is not acceptable to hinder a live road, by putting yourself in danger, at the same time putting the people who are driving in danger. But अगर एक 8 साल का बच्चा करता है तो is it wrong for him? It's definitely not the right way. But उसके लिए उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. So laws भी हर किसी के लिए सेम नहीं होना चाहिए. Like there should be similarities बेस्ड ऑन द कंडीशन. एक 18 साल के इंसान के लिए 25 साल के इंसान, 25 जो 18 से ऊपर है और जो 18 से नीचे, उनके लिए नहीं होता. तो वो एक तरीके से कानून क्या करती है कि उनको कुछ रियाय उनको कुछ प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है कि हाँ भाई, ही इज अ माइनर, ही डजंट हैव द एबिलिटी, बहुत सारी चीजों के कारण. तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको सरकार कोशिश करती है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है कि हाँ, हम इनकी जिंदगी और अच्छे से अच्छा बनाए. वी शुड गिव देम राइट्स, देयर एवरीथिंग. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ट्राई टू हैव अ बैलेंस बिटवीन ऑल दोस थिंग्स. फिर आता है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फिर उसके बाद आएगा इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. E-governance, applications, models, success, limitations, and potential, citizen charters, transparency and accountability, and institutional and other measures. Role of civil services in a democracy. India and its neighborhood relations. Bilateral, regional, and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora. Important international institutions, agencies, and fora, their structure and mandate. बेसिकली हमारा देश बहुत सारी चीजों को केटर करता है एट द सेम टाइम. इट हैज टू केटर टू द इंटरनल ग्रुप्स, इट हैज टू केटर टू द आउटसाइड एजेंसीज, स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स. सो everything, it this syllabus has tried to give you a sense of everything that has to be there. For example, issues related to poverty and hunger. Poverty and hunger are they have a very good correlation with each other. Like, if there is, it cannot be the scene that a country who is very poor can be very fulfilled in terms of all its nutritional capacity. It is not. If you don't have money to eat, then there is a chance that there is a very high chance that you will go hungry. Now, everything, when you realize it, it is pointing to something or another. If अगर आप ट्राई करोगे तो इसमें क्या होगा, आगे टाइम यू विल बी एबल टू लिंक एवरी टॉपिक बैक टू एवरी अदर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों बने? आज से 400 साल पहले तो ऐसा कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था ही नहीं. द ओनली इंटरनेशनल वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन in the previous century, like in the prominence, कि वर्ल्ड बैंक बना, यूनाइटेड नेशंस बना, ऑल दिस थिंग्स क्यों इमर्ज हुए? क्या हिस्ट्री था उसके पीछे? कॉलोनियलिज्म का क्या रोल था उसके पीछे कि इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने की जरूरत पड़ी? दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना? अगर हम लोग देखें तो क्यों बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? पूरी दुनिया के लिए. हर एक देश अपना हेल्थ मिनिस्ट्री तो चलाता ही है. then why do we have World Health Organization? At the same time, अगर World Health Organization है तो हर कंट्री के पास हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों है? These kind of things you will be able to make sense of. Try to develop second order thinking कि यार, अच्छा ठीक है, कहीं पे क्राइम है, दिस इज ओके, ठीक है, क्राइम हो क्यों रहा है?
दिस इज, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्राइम है, दैट इज ठीक है, पहला थिंकिंग है कि हाँ यहाँ क्राइम है, मेरे को ऐसे सॉल्व करना ही है। बट द सेकंड थिंग यू शुड आस्क इज क्राइम क्यों हो रहा है। क्राइम क्यों हो रहा है, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो वहां पे लॉस नहीं है, बट लॉस तो है। अगर लॉस नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या पुलिस के पास वो कैपेसिटी नहीं है इम्प्लीमेंट करने की, या पुलिस के पास कैपेसिटी होते हुए भी पुलिस इंप्लीमेंट नहीं कर रही? दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डेवलप अ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इशू है, अगर एक इशू है, ठीक है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर ये कारण नहीं है, अगर ये इसका सोर्स पॉइंट है, तो इसमें क्या कारण है जिसके कारण ये हो रहा है? सो डेवलप दीज काइंड ऑफ थिंग्स so that you have a complete view of what is going to happen. These kind of things will help. Now coming to paper 4, that is technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. I would say that this particular paper is much more influenced by current affairs than the other two. I would not say that the other two are not influenced, they are definitely influenced. But this paper 4 is um, heavily influenced by current affair, I would say. Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resource, growth and development and employment. Inclusive growth and issues arising from it. Government budgeting, major cropping patterns in various parts of the country. These kind of things will be learned. Different types of irrigation and irrigation system storage. You can connect it back to the geography part of the first paper. Systems, storage, transport, and marketing of agricultural produce and issues and related constraints. E-technology in the aids of farmers. Issues related to the direct and indirect farm subsidies and minimum support price. Public distribution system. Objectives, functioning, limitation, revamping, issues of buffer stocks and food security. Technology missions, economics of animal rearing. Food processing and related industries in India, scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management, land reforms in India, effects of liberalization on the economy, changes in the industrial policy and their effects on the industrial growth. Now, अगर आप ये देखोगे तो this tries to cater to everything that the Indian economy is, basically everything that is related to understand the India as a इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है। कि यार, इंडिया, सबसे पहले तो इंडिया का इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं। मोबिलाइजेशन के, क्योंकि एट वी नो कि हमारा कंट्री इज अ मिडिल इनकम कंट्री। हम हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कम डेवलप्ड हैं, या एट द सेम टाइम वी आर नॉट वेरी डेवलप्ड। तो वो मोबिलाइजेशन हो जाता है, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, कि किस को कहाँ पे कितना पैसा देना है, कौन सी रोड बनानी है, किस स्टेट में कितना बजट जाना चाहिए, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। एंड कमिंग टू कि वहां पे क्या हो रहा है, किस, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे तो कई लोग आपको दिख जाएंगे ऐसे जो गांव में, जिनके पास खेत है बट उतना ज्यादा खेत नहीं है, तो गांव में वो क्या होता है कि एक इंसान या दो लोग या तीन लोग उस घर के काम करते हैं खेत में। फिर जो बाकी बचे हुए लोग हैं, दे ट्राई टू गेट सम जॉब्स आउटसाइड। अब किसी के पास रिसोर्सेस है तो वो पढ़ लिख लेता है, वो अच्छी जॉब करता है। किसी के पास रिसोर्सेस नहीं है तो वो अच्छी जॉब नहीं कर पाता है। उनको फिर दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन some informal economy as such. And this is a reality for majority of the farmers in India, that if there is land in the house, and if the land is just enough that they can do self sustainment, or even नॉच बिलो इट, अगर उससे भी कम है कि आपका खुद का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है उससे, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि पूरा घर का एक आदमी, हर कोई खेती करना छोड़ देता है, नहीं। कुछ लोग खेती करना छोड़ते हैं और फिर वो बाहर जाके काम करते हैं। दिस कैन बी सीन मेजरली इन बिहार। बिहार जैसी जगहों पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इस ये चीज एक्चुअली होता है। खेती करना कोई नहीं छोड़ रहा, बट क्या होता है कि खेती फिर घर के घर के बूढ़े लोग करते हैं एट द सेम टाइम।
जो यंगर पीपल होते हैं, दे ट्राई टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। तो इसीलिए आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ पे यार लोग तो बहुत हैं, बट सडनली अगर हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया या सोइंग का टाइम आ गया, तो ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं होता, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज ऑल इफेक्टेड बाय एवरीथिंग। कि जॉब्स कहाँ पे है, वहां से आप अपने खेत पे कैसे जाओगे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप देखो तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। नाउ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, railways, investment models, science and technology, developments and their application and effects, achievements of Indians in science and technology, Indian indigenization of technology and developing new technology, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues related to intellectual property rights, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management, linkages between development and spread of extremism, these kind of things। अब आप देखिए, these kind of things we have to learn कि देश में ऐसे ही थोड़ी है कि हर चीज एकदम सही से हो रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इतना बड़ा देश है। Sometimes, and you do have to understand that there is a relationship between these kind of things। तो ये है आपका पेपर 4, जिसमें आते हैं linkages, role of external state and non-state actors in creating challenges to the internal security, challenges to the internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention, security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandate। नाउ आता है जनरल स्टडीज का पेपर, जिसमें है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो बेसिकली दिस, ये जो पेपर है, अगर आप इसका सिलेबस पढ़ के जाओगे तो ठीक है। इसमें सिलेबस से ज्यादा आपको यू शुड फोकस ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन इट, बिकॉज एथिकल चीजों का कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एक आतंकवादी संगठन है, जस्ट जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन and they are recruiting minor kids, but they are of the age of 16-17। अब आप उनको पकड़ लेते हो, ठीक है, then how do you manage such kind of situation? Because 16 साल का लड़का, 17 साल का इंसान, all these kind of things बोलने में बहुत आसान लगता है, बट आपको भी पता है कि दे आर ब्रेन वॉश्ड। वो पाकिस्तान से भले ही आया हो या कहीं भी आया, बट ही इज 16 year old, एंड what kind of what kind of डिसीजन डू यू मेक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि यार इस सिचुएशन को कैसे पकड़ना है, मैंने पकड़ तो लिया बट इसके साथ क्या करना है। अब डू आई सेंड हिम टू स्ट्रेट टू दिस, स्ट्रेट टू दैट, डू आई सेंड हिम टू चाइल्ड बाल सुधार गृह में भेजें या कहीं और भेजें। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी हार्ड। इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि कोई होगा, and these this is the reality, you won't have a straightforward answer every time। For example, there is a lady, she is clearly in need। Ab, she is old, she is like 95, 80, you know that she is clearly in need of a scheme, but she doesn't have proper document, maybe because she maybe because she doesn't know कि यार ये documents चाहिए। At the same time, it may be true कि due to her bad condition, she is trying to get something कि यार ये मेरे को सही से मिल जाए। अब उसकी भी गलती नहीं है कि यार उसकी कंडीशन खराब है, तो वो कहीं से कुछ तो लेगी। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करोगे? एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर दैट शी इज 85 years old। हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशन? These kind of things will be actually asked in ethics and integrity and aptitude. I'm not saying will be asked, but the situation won't be very straightforward, where you have a straightforward answers. Sometimes you have to make tough decisions. Sometimes you do have to make decisions that are according to rules and regulations, but it is at the same time a little bit on the side where you can take subjectivity into account and
Just apply things that are going to help the people. So these kind of things are extremely, extremely, extremely necessary to get this paper right. And that's why I won't be reading the syllabus, because I personally believe that the last point, case studies on above issues, is the only thing that is the core of this paper. Like, you have to think about situation, you have to think about dilemmas, and that's where you will be able to have everything: probity in governance, public and civil services values and ethics in public administration, ethics and human interface, attitude, aptitude, emotional intelligence, contribution of moral thinkers and philosophers. Because this is a paper which is very hard. I would say the hardest paper of them all, because no one in the world can say that, okay, this thing is the perfect thing to happen. No one can say that this thing can only be done correctly, morally, ethically, and with every and with integrity through a certain method. No, there are certain things which cannot be.